Everyone, today we are going to start another very important problem which is related to JEE exam 2024. तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है a thin metallic wire having cross sectional area of 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एक डाटा ये दे रखा है and it is used to making a ring, point to be noted here, रिंग है और उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर दे रखा है. A positive charge 2 microcoulomb is uniformly distributed over the ring. तो पहले इसको बना लेते हैं. तो लेट सपोज इन्होंने सबसे पहले हमारे सामने बोला है कि एक रिंग है, तो एक रिंग को पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो ड्रॉ करेंगे रिंग को, ये रिंग हमारे पास आ गई है और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसने बोला है. तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं. इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का वो हमारे सामने 2 पाई कूलम है. तो इसे साइड में लिख लेते हैं, यहां पर ये 2 पाई कूलम हमें दिया हुआ है ना. उसके बाद बोला है while the another positive charge 30 पिकोकूलम is kept at the center of the ring. तो इसके सेंटर पर 30 पिकोकूलम का एक और चार्ज रख दिया है ना. उसे हम मान लेते हैं टेस्ट चार्ज समथिंग कुछ. तो यहां पर देखें तो इसके सेंटर पर बीचों बीच हम एक चार्ज मान लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूं Q0 और इस Q0 की वैल्यू हमारे सामने है 30 पिकोकूलम, ये हमें दे दिया है ना. तो ये क्वेश्चन की जानकारी हमें मिल गई. While the another positive charge is 30 picocoulomb at the center of the ring, then we have to find out the tension in the ring provided the ring doesn't get deformed. तो रिंग डिफॉर्म नहीं हो रही तो उसमें तनाव पैदा होगा. इसका मतलब डिफॉर्म तो हो नहीं रही, शेप टूट नहीं रही है उसकी, लेकिन अगर उसमें खिंचाव पैदा हो रहा है चार्जेस की वजह से तो उसमें स्ट्रेस होगा, मतलब टेंशन फोर्स कुछ ना कुछ तो होगी. तो वही हम निकालना चाहते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. ये जो चार्ज पार्टिकल है और इसका एक छोटा सा एरिया मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर ये रिंग में ले रहा हूं तो इस रिंग में लेट सपोज मैं ये इतना एरिया कंसिडर कर लेता हूं, है ना. तो ये इतना एरिया मैंने कंसिडर कर लिया. अब इतना एरिया अगर मैंने कंसिडर किया है तो ऑपरेशन यहां पर कैसे करूं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहां से लेकर यहां तक तो इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ आर, ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ आर. अब ये जो छोटा सा एरिया है इसका एक छोटा सा एंगल होगा अपना, उसको मैं क्या मान लूंगा डी थीटा. तो इसका जो एंगल है अभी पूरा जो एंगल है इस एंगल को मैं मान लेता हूं छोटा सा एंगल डी थीटा. अब इतना आने के बाद आगे का काम हम शुरू करते हैं कि इसी आर्क में लेट सपोज मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं. अगर मैं इस रेफरेंस लाइन को कंसिडर करता हूं तो आप देखेंगे डी थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा और डी थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर और इसे मैं डिकोड करने की आसान से आसान तरीके से कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए. तो इधर डी थीटा बाई 2 आ गया, इधर डी थीटा बाई 2 आ गया. अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव है और ये भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये वाला जो चार्ज है ऊपर के जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे उनको किधर पुश करेगा, रिपल्शन की कैटेगरी में आएगा. तो ये जो चार्ज पार्टिकल इन सारे चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ धुतकारेगा, है ना, ऊपर की तरफ पुश करेगा. तो ये चार्ज पार्टिकल सारे ऊपर की तरफ आएंगे. चलिए ये भी हमें समझ में आ गया. तो ये जो रिंग है ये डिफॉर्म तो हो नहीं रही है तो इस पर टेंशन लगेगी. तो अगर मैं टेंशन के बारे में बात करूं तो टेंशन किधर लगेगी, किस साइड लगनी चाहिए. तो हम देख पाते हैं कि जो हमारी टेंशन लगेगी, जो तनाव लगेगा एक मटेरियल पर, लेट सपोज एक छोटा सा हमने ये मटेरियल कंसिडर कर लिया और इस मटेरियल पर तनाव लगेगा एक तो इस साइड और एक तनाव फील होगा इस रिंग पर इस साइड, है ना. जब स्प्रिंग खींचेगी ये चार्ज दूर भागने की कोशिश करेंगे लेकिन रिंग को डिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये तितर बितर होने की कोशिश करेंगे, बिलबिलाएंगे, है ना. तो इधर दाएं बाएं भागेंगे. तो ये हमारा एक पार्ट टेंशन टी और टेंशन टी का बना जो कि हमें निकालना है. सो आई होप ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था और फ्रेम तैयार हो रहा है क्वेश्चन का. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अब इसी फ्रेम को मैं दोबारा जूम इन करके आपको समझाना चाहूँगा. सारी चीज़ें हमारी इसी फिगर में आके टिकी हुई हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैं इसी का एक और जूम इन पार्ट लेकर आपको दिखाना चाहूँगा कि जूम इन पार्ट हम कैसे कर सकते हैं. तो लेट सपोज मेरे पास ये एक आर्क है, एक सर्कुलर आर्क है. आर्क की जगह कुछ और बन गया है तो बस मुझे भी समय दीजिएगा.
मैं इसको एक पैटर्न में लेकर आता हूँ। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमने यहाँ पर सर्कुलर आर्क पढ़नी है, तो सर्कुलर आर्क ऐसे बनाते हैं, पूरा सर्कल ही बना देते हैं। ये सर्कल बन गया है ना। अब यहाँ पर सेंटर है हमारा, सेंटर पॉइंट हमने माना हुआ है यहाँ, ये लेट सपोज सेंटर है। अब सेंटर से यहाँ पर ये है रेडियस आर, और यहाँ पर ये भी है हमारा रेडियस आर। और हमने पढ़ा कि जो टेंशन है वो इस दिशा में लग रही है। तो लेट सपोज टेंशन हमारी एक तो इस दिशा में लग रही है, तो हियर इट इज, एक तो टी टेंशन इधर लगेगी और यहाँ से एक टेंशन इधर लग रही है, तो एक टी टेंशन इधर लगेगी। अभी तक हमने यही पढ़ा। फिर ये रेफरेंस लाइन थी हमारी, तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल हमारा होगा डी थीटा बाई 2, ये हमने पढ़ा। सेम चीजें वही रिपीट कर रहा हूं जो अभी मैंने यहां समझाई। दूसरा, अगर ये डी थीटा बाई 2 होता है और इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो लाइन है और ये जो टेंजेंट बन रहा है, ये 90 डिग्री पर होगा कि नहीं। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगने वाली है, ध्यान से देखना। और इस टेंशन का एक कंपोनेंट अगर इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में कंसिडर करूं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट की है। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे टेंशन के कंपोनेंट चाहिए कि अगर टेंशन लग भी रही है तो इस दिशा में लग रही है, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, इसके मापदंड क्या होंगे, वो मुझे चाहिए। जिसके आधार पर जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, उसे मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में कंसीडर करके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट्स को जज कर पाऊं। तो इस क्वेश्चन में ये डी थीटा बाई 2 है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हमें एक जानकारी हो और होनी चाहिए यहाँ पर, वो जानकारी क्या होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल टोटल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल सिर्फ कितना होना चाहिए, तो ये वाला एंगल हमारा आना चाहिए 90 डिग्री माइनस डी थीटा, और ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा बाय 2। तो ये वाला जो एंगल है वो डी थीटा बाई 2 आ गया। मैं दोबारा बताता हूँ, जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये पार्ट वीक फील हो रहा है या नहीं समझ में आता है कई बार मैथ्स का पोर्शन, ज़्यादातर मेडिकल के छात्र छात्राएं जो होती हैं। तो लेट सपोज ये टेंशन टी है और यहाँ एंगल तक हम पहुँच गए हैं डी थीटा बाई 2, तो इस एंगल तक हम पहुँच गए हैं डी थीटा बाई 2, तो इसका जो कॉम्पोनेंट है टेंशन, ये आ जाएगा कॉस डी थीटा बाई 2, कॉस कॉम्पोनेंट बनेगा ना, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा t टाइम्स ऑफ साइन डी थीटा बाई 2। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इस वाली टेंशन का निकाल दिया। अच्छा, अब दूसरी वाले पार्ट का देख लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट का भी सेम ऐसे ही बनेगा, इधर की एनालॉजी। तो इधर का भी जो एंगल है वो क्या रहेगा डी थीटा बाई 2। तो आप इधर देखेंगे तो इधर भी हमारा जो टेंशन t, इधर फोर्स ये जो बना, इसका एंगल डी थीटा बाई 2 इधर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी t टाइम्स ऑफ कॉस डी थीटा बाई 2 बना, और नीचे की दिशा में टेंशन t कॉस डी थीटा बाई 2 बना। अब आप यहां पर देखेंगे स्वाभाविक तौर पर ये रिंग आइडेंटिकल है, और अगर ये रिंग आइडेंटिकल है तो आप देख पाएंगे ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों फोर्सेस को ही कैंसिल आउट कर देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ तनाव डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल की तरफ से लग रहा है, तो जिसकी वजह से t साइन डी थीटा बाई 2 और t साइन, ये भी हमारे पास साइन होना था, मैंने कॉस लिखा है, तो यहाँ पे t साइन डी थीटा बाई 2 दो बार आ गया, तो t साइन डी थीटा बाई 2 है ना, इतना पोर्शन बन गया। इधर कॉस, इधर साइन, इधर कॉस और इधर साइन हो जाता है। अब टोटल जो है नीचे की तरफ आएगा 2 टाइम्स ऑफ टी साइन डी थीटा बाई 2, ये लगा नीचे की दिशा में फोर्स, और ऊपर की दिशा में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस यहां तक पहुंचने के बाद ये हमारी पेरेंट इक्वेशन कहलाती है, और इस क्वेश्चन का फ्रेम जो मेन फ्रेम है वो तैयार हो चुका है। तो क्वेश्चन का मेन फ्रेम यही है। अब इसके बाद हम आंसर आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है और इसमें कुछ नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूं, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक रिंग दे दी गई थी, उसका एक चार्ज था,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की दिशा में लग रहा है। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर सेम चार्ज बैठ गया है सेम साइन का, तो इन सारे चार्जेस को बाहर की तरफ पुश करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर किया, उसका एक एंगल लिया, उस एंगल के आधार पर लाइन्स एंड एंगल की प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने यहाँ पर कंपोनेंट रिजॉल्व किए, और कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद मैंने क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और मेरे पास ये डाउनवर्ड, तो इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ। तो अब इसके बाद मुझे बोर्ड रब करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 2t साइन d थीटा बाई 2 पर ऑपरेशन करेंगे। सो राइट नाउ आई होप आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले ही लेंगे। मैं इसको रब करने जा रहा हूं और यहां से फिर आगे की व्याख्या हम करेंगे। सो हियर इट इज, राइट नाउ हियर इट इज Fe इज इक्वल टू 2t साइन ऑफ d थीटा बाई 2। ये पार्ट मेरा आ गया है। अब यह कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि जो d थीटा बाई 2 है ये एंगल बहुत छोटा है, और अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली साइन d थीटा बाई 2 के भी बराबर लिख दें d थीटा बाई 2, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसका मतलब जो Fe है उसको मैं 2t d थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा उन्होंने कंसीडर किया हुआ, d थीटा वैसे ही छोटा था, उसका और आधा कर दिया तो और छोटा हो जाएगा। अब नाउ फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो जो होगा k टाइम्स ऑफ एक क्यू नॉट, जो कि यहाँ पर चार्ज बैठा हुआ है, सेंटर पर क्यू नॉट बैठा हुआ था, और यहाँ पर जो चार्ज होगा जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर डी क्यू, लेट सपोज। तो यहाँ जो दूसरा चार्ज है वो हो गया मेरे पास डी क्यू। अब एक और बात ध्यान से समझना, अगर ऐसा है तो k टाइम्स ऑफ क्यू और इनटू में लेंगे डी क्यू और डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे रेडियस r का स्क्वायर। हमने कूलम्स लॉ लगा दिया है, तो 2 टाइम्स ऑफ t d थीटा अपॉन 2 आ गया। अब ये जो डी क्यू की वैल्यू है ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी से, लैम्डा से मिलेगी, कि कितना चार्ज कितनी लेंथ पर आ रहा है। तो इसकी लेंथ को भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि कितना चार्ज कितनी लेंथ में आ रहा है। लेंथ को मैंने मान लिया dl, है ना, तो लेंथ को हमने मान लिया है यहाँ पे dl, तो कितना चार्ज कितनी लेंथ पर आ रहा है वो मुझे बताना है। अब इसी का ऑपरेशन मैं दोबारा करना चाहूंगा कि ये जो लेंथ ऑफ आर का कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है उसे कैसे किया जाए। सो हियर इट इज, लेट सपोज आपके पास यहां पर ये लेंथ ऑफ आर का कॉन्सेप्ट होता है, एक इधर एक इधर, और उसके बाद यहां ये हमने आर्क बना दी है ना। यहां पर वर्टिकल थी तो वर्टिकल बना देता हूं, चलो बिल्कुल वर्टिकल जैसा है वैसा ही बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। सो हियर ऐसा था पोर्शन और एक ऐसा, है ना। अब लेंथ ऑफ आर्क यहां से लेकर यहां तक ये बनी ना, तो ये हेयर इट इज dl और इस पे आने वाला चार्ज हमने माना dq, यहां रेडियस r, यहां रेडियस r, और ये एंगल क्या बना d थीटा। अब मुझे ये बताना है कि इतने पोर्शन में कितने चार्ज आ रहे थे, बस ये बताना है। तो लैम्डा का सारा लिया dq अपन dl हो जाता है, तो कि लैम्डा इंटू में dl इज इक्वल टू में dq हो जाएगा। इतना पोर्शन मेरा बना। अब मुझे dl की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा l अपॉन r होता था, ये हमने प्लेन एंगल के पोर्शन में पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू l अपॉन में r, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब आगे चल के r d थीटा dl को लूँ तो मेरी बात बनती हुई नजर आएगी। r इंटू डी थीटा इज इक्वल टू dl मेरे पास आ जाए, और इसको उठाकर अगर आप यहाँ पे पटक दो तो लैम्डा इंटू में यहाँ आ जाएगा r टाइम्स ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू डी क्यू। ये आपने निकाल दिया। इसका मतलब डी क्यू की जो वैल्यू आपने निकाली वो यहाँ पर आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, है ना। अब इतना रखने के बाद अब वैल्यू और आसानी से निकल कर आने वाली है। कैसे आने वाली है कि यहाँ पर हमने कूलम्स लॉ लगाया था जो कि है k टाइम्स ऑफ क्यू इंटू, अब डी क्यू की जगह आप रखेंगे लैम्डा इंटू आर इंटू में डी थीटा, लैम्डा इंटू आर अपॉन में डी थीटा अपॉन में आ जाएगा आर का स्क्वायर
इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टेंशन इंटू डी थीटा अपॉन में 2, है ना, यस है ना। सो इतना आने के बाद अब देखो आसान तरीका क्या है, डी थीटा ने डी थीटा को मार दिया, एक आर ने एक आर को फिनिश कर दिया, एक 2 ने एक 2 को फिनिश कर दिया। अब आपके पास वैल्यू सीधे के की आ रही है, इनटू में जो आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ था Q नॉट सेंटर पे जो रखा हुआ था वो आ गया, और इनटू में लैम्डा अपॉन में आर, ये पार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप टेंशन की वैल्यू तक पहुंच गए, लेकिन हमारे पास लैम्डा की वैल्यू अभी भी नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू में कुछ ज्यादा खास बात भी नहीं है। लैम्डा की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब लेंथ क्या है यहाँ पे रिंग की, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो यहां हम लिखेंगे Q अपॉन में 2 पाई आर। अच्छा, अब जो चार्ज है Q जो बाहर दिया हुआ था, वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 2 पाई कूलम, जो यूनिफॉर्मली टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पर, वो है 2 पाई कूलम। तो यहां पर आप लिख देंगे 2 पाई अपॉन में 2 पाई आर। तो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन आर, है ना। तो 2 पाई अपॉन में 2 पाई आर, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर। इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पर आप पुट करेंगे 1 अपॉन आर एंड देन गेट द आंसर, k टाइम्स ऑफ Q नॉट, आर नीचे चला जाएगा, एक आर है, एक आर और चला जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये आगे t। इतना पहुंचने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है और आंसर आपके सामने है। सो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, और वो हमें Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो हमें दे रखा है 30 पिको कूलम, सॉरी पिको का मतलब है 30 इंटू 10⁻−12, है ना, पिको में 12 लगता है, और इंटू में डिवाइडेड बाय आर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और हमें इसे MKS यूनिट में करना पड़ेगा मीटर में। तो 30 इंटू में 10⁻−2 ये मीटर हो गया, और आर का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो 10⁻9 आ रहा है, देन 30 और देन 10⁻−12 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 2 टाइम्स 30 इंटू में 30 इंटू में 10⁻−4। अब यहाँ पर देखना 9 में से 12 घटा दो तो कितना बचता है, 9 में से 9 और -3 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 एक 10 बचेगा बस। तो 9 इंटू 30 इंटू में एक 10 बचा, सारे 10 हमने सॉल्व कर लिए। अब एक 30 में से एक 30 गया, खत्म, एक 0 से एक 0 गया, ये भी खत्म। अब बचा 3 3 जा 9, तो हमारे सामने टेंशन निकल आई 3 न्यूटन, है ना। तो ये टेंशन हमारे पास निकल कर आ गई 3 न्यूटन बाय द कैलकुलेशन। अब इतना आने के बाद तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 3 न्यूटन। तो आपका जो आंसर है वो आया 3 न्यूटन। अगेन आई रिपीट, इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो फिगर बनाना जरूरी है, उसके बाद लाइन्स एंड एंगल की प्रॉपर्टी से टेंशन के कंपोनेंट करना जरूरी है। टेंशन के कंपोनेंट के बाद हमें यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसमें लैम्डा की वैल्यू या छोटी सी लेंथ की वैल्यू को इंटरप्रेट करके एक वेरिएबल में लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक वेरिएबल में नहीं लाएंगे चीजें तब तक वो कैंसल आउट नहीं हो रही थी, क्योंकि देयर आर 2 वेरिएबल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, पहला वेरिएबल आ रहा है डी के और दूसरा वेरिएबल था डी थीटा, क्योंकि जैसे जैसे हम एलिमेंट को चेंज करेंगे वैसे वैसे ये 2 वैल्यू चेंज हो रही थी। तो या तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन थे, या तो डी क्यू को डी थीटा में चेंज कर लें या डी थीटा को डी क्यू में चेंज कर लें। तो हमने डी क्यू को डी थीटा में चेंज करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझा और उसको यहाँ पे पुट किया, कैंसल आउट किया और आंसर हमारे सामने आया, और आफ्टर देन वैल्यू पुट करके 3 न्यूटन ये आंसर बना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।